In this video, we will be discussing gas diffusion. अब diffusion क्या होती है? It is defined as the ability of two or more gases to mix spontaneously until they form a uniform mixture by random motion and collision. दो gases हैं, वो आपस में mix हो जाएं इस तरह से कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना लें मूवमेंट के थ्रू और एक दूसरे के कोलिजन के थ्रू कि पहले आपके पास दो अलग अलग गैसेस थे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो गई हैं। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ऐसे गैसेस जो आपस में रिएक्शन ना करें, कुछ नया ना बनाएं और वो आपस में मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें। होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास वो मिक्सचर होता है जिसमें आप पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लें। लेट्स सपोज आपके पास गैस 1 है और गैस 2 और इनके दरमियान कंपार्टमेंट जो है वो क्लोज है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग जो है वो मौजूद है। तो क्या होगा कि गैस 1 के जो पार्टिकल्स हैं वो ओपनिंग के थ्रू इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करते हुए आपके पास गैस 2 के कंपार्टमेंट में चले जाएंगे और गैस 2 में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ओपनिंग से आते हुए गैस 1 के कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। अब ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक आपके पास ये दोनों बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएंगे। मींस जितने आपके पास ब्लू पार्टिकल्स इस साइड पर होंगे उतने ही ब्लू पार्टिकल्स आपके पास इधर होंगे और इधर जितने आपके पास ये वो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो इस साइड पर भी होंगे। बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा, तो तब आपकी डिफ्यूजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। डिफ्यूजन की एग्जांपल में आपके पास नॉर्मल लाइफ में आप देखें, अगर आप कोई बंदा परफ्यूम जो है वो छिड़कता है रूम के किसी कोने में, तो थोड़ी देर बाद परफ्यूम की स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। या अगर किचन में खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल जो है वो भी आपके पास पूरे घर में फैल जाती है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। Now we're going to discuss gas diffusion. It is a process by which gas molecules escape from one compartment of a container to another by passing through a small opening of molecular dimension without collision. अगर आपके पास कोई कंटेनर हो और उसमें कोई छोटा सा सुराख हो, जैसे आपके पास यहाँ पर ये वाला मौजूद है, तो वो मॉलिक्यूलर डायमेंशंस का हो, मींस उसमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गुजर सकें, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स उस स्मॉल होल्स में से कोलिजन किए बगैर एक एक करके उसमें से निकल आएंगे। जैसे देखिए ये कंपार्टमेंट है, बीच में इसमें पार्टीशन है, लेकिन पार्टीशन में एक छोटा सा होल है। इस साइड पर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो थोड़े थोड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस होल में से निकल रहे हैं और दूसरे साइड पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस प्रोसेस को गैस डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में आपके पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग कोलिजन के थ्रू होती है, एकदम से सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। जबकि गैस डिफ्यूजन में क्या है कि वो गैस का एस्केप है थ्रू अ स्मॉल होल, किसी छोटे से सुराख से गैस जो एस्केप हो जाए वो आपका गैस डिफ्यूजन कहलाता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास टायर का, अगर गाड़ी की टायर पर आप सोचें अगर वो पंक्चर हो जाए, तो पंक्चर में क्या होता है कि उसमें आपके पास होल हो जाता है और टायर के अंदर जितना भी हवा जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाती है। लेकिन अगर टायर फट जाए, बर्स्ट हो जाए, बर्स्ट होने से क्या हो जाता है कि एकदम में वो फट जाता है और जितनी भी हवा होती है वो सारी की सारी एक साथ ही निकल जाती है। तो दिस बर्स्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। बर्स्टिंग में डिफ्यूजन हो रही है, गैस का टायर फट गया, सारी जो उसके अंदर गैस थी बाहर की हवा के साथ डिफ्यूज हो गई। जबकि पंक्चर में स्मॉल ओपनिंग के थ्रू गैस जो है वो निकल रही होती है। सो दिस इज डिफ्यूजन।
rates of diffusion or effusion of a gas. The distance traveled by gas molecules per unit time is called rate of diffusion or effusion of a gas. अगर आपके पास इफ्यूजन या डिफ्यूजन हो रही हो और आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें मॉलिक्यूल्स का कि वो यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा गैस का, या अगर इफ्यूजन हो रही है तो फिर वो रेट ऑफ इफ्यूजन हो जाएगा। इसके बारे में आपके पास ग्राहम ने एक लॉ दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। This law states that under the same conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion for gases are inversely proportional to the square root of their densities or molecular masses. अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो तो उस वक्त किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है वो उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या अगर हम मॉलिक्यूलर मैसेज ले लें तो फिर मॉलिक्यूलर मैसेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लेट्स सपोज आपके पास टू गैसेज हैं, गैस ए और गैस बी, तो द रेट ऑफ आर ए विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the density of gas A, या आप इसको लिख लें कि the rate of A is inversely proportional to the molecular square root of molecular mass of A। और RB के लिए जो रेट होगा वो हम इसी तरह से rate of B gas B is inversely proportional to the density square root of the density of gas B, या हम कह देंगे कि rate of the gas B is inversely proportional to the square root of the molecular mass of gas B। अब अगर हम आर ए को आर बी से डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी डिवाइडेड बाई डी ए, या आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू एम B divided by MA, molecular mass of B divided by the molecular mass of A. So this is Graham law of diffusion or effusion of gases. Now we will see for the experimental verification of the Graham's law कि आया ये law experimentally verify होता भी है कि नहीं। हम क्या करेंगे, एक ट्यूब ले लेंगे और ट्यूब के एक साइड पर एक कॉटन जो है वो लगा देंगे जिसको अमोनिया में सोक कर दिया गया है या अमोनिया में वेट कर दिया गया है, और दूसरे साइड पे एक कॉटन लगा देंगे जो कि HCl में सोक किया गया है। अब हम देखेंगे कि कौन सी जो गैस है वो किस हद तक डिफ्यूज कर रही है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि अमोनिया गैस जो है वो ट्रेवल होके आ रही है, तो यू कैन सी अमोनिया ने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है विच इज़ ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर, और HCl ने जो है वो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज़ 40 सेंटीमीटर, और दोनों यहाँ पर मिल के रिएक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर फ्यूम्स बन जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। अमोनिया और HCl आपस में इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो हो गया है। अब जब हम इसकी कैलकुलेट करें कि इसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, तो इस पे हम ये इक्वेशन जो है वो S इज इक्वल टू V इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस, इसमें से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपका जो t विच इज टाइम ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T। Now the distance covered by ammonia is 60 centimeter and the distance covered by HCl is 40 centimeter। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी करेक्शन कर लें, दिस इज स्मॉल t। Velocity of ammonia
will be 60 by t and the velocity of HCl is 40 by t. सिर्फ हमने क्या किया इस इक्वेशन में v is equal to s by t. Here this t is capital written लेकिन ये capital नहीं होगा. Capital T is for temperature, ये small t है. Small t is for time. So v is equal to s by t. So s is the distance. अमोनिया ने 60 का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अमोनिया के लिए 60 पुट कर दिया तो उसकी इक्वेशन 60 by t बन गई. जबकि HCl ने 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको जो है 40 by t इसकी इक्वेशन बन गई. Now if we divide both these equations, velocity of ammonia divided by velocity of HCl दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये VNH3 divided by VHCl is equal to 60 by t divided by 40 by t. इसको अगर आप लिखें तो ये आपके पास इस तरह से भी आएगा 60 by t divided by 40 by t. तो इस तरह कंपाउंड डिवीजन से हम इसको सिंपल कर देंगे. ये आपकी टर्म जो है वो इन्वर्स होके आप इधर इसको लिख सकते हैं. ये आपके 60 by t मल्टीप्लाई बाय t इंटू 40 इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी. तो t जो है वो आप कैंसिल आउट हो जाएंगे और 60 और 40 को भी डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 1.5 आएगा, which shows the velocity, the ratio of the velocity of ammonia to HCl is 1.5. अब velocity means speed, लेकिन यहाँ पर हम जब इसको डिस्कस करते हैं we are saying the rate कि किस रेट से वो ट्रेवल कर रहा है. तो इक्वेशन will be written as V ammonia divided by V HCl is equal to R NH3 divided by R HCl. R is the rate and V is the velocity. So when the ratio of the velocity is equal to 1.5 and the ratio of the velocity is equal to the ratio of the rate, so the ratio of the rate will be also 1.5. R NH3 divided by R HCl ये भी 1.5 के बराबर होगा. अब हम इस पे ग्राहम लॉ को अप्लाई करके देखते हैं. तो ग्राहम लॉ क्या कहता है कि the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of the gas. तो उसके लिए हमने जो हमारी इक्वेशन थी RA divided by RB is equal to DB divided by DA, इसी इक्वेशन को हमने अमोनिया और इसके लिए लिख लिया. तो ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, ए जो हमारा गैस है वो अमोनिया है और बी जो गैस है वो HCl है. तो उसके लिए हमने लिख लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl. तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ HCl इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो HCl की डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और अमोनिया की जो डेंसिटी है वो नीचे है. रेट ऑफ अमोनिया ये आ गई. अब HCl की जो डेंसिटी है दैट्स इक्वल टू 1.66 ग्राम्स पर dm क्यूब और अमोनिया की जो डेंसिटी है दैट्स इक्वल टू 0.76 ग्राम्स पर dm क्यूब. ये वैल्यूज हम इधर इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो HCl की 1.66 और अमोनिया की 0.76 दोनों को डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे तो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.477. इसको जब राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करने से कैसे करेंगे, आप 7 को ड्रॉप करेंगे तो दिस विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, ये 8 हो जाएगा. उसको फिर ड्रॉप करेंगे तो दिस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 1 तो ये 5 हो जाएगा. तो आपके पास ऑलमोस्ट आंसर 1.5 आ गया. ये वाला जो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास 1.5 आया था वही हमारे पास ग्राहम्स लॉ से भी 1.5 आंसर आ गया. अब इसको मॉलिक्यूलर मैथ से भी देख लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं. अमोनिया का रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl जो है वो 36.5 है. कैसे आया, H प्लस Cl. H जो है इसका एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास मोलर मास 36.5. इसी तरह अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो 14 है और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो आपके पास 3, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 मोलर मास आ गए. अब इसको इक्वेशन में पुट कर दिया
MHCl में HCl का मोलर मास और मोलर मास ऑफ अमोनिया में 17, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 1.465, उसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5. So the theoretical results and the experimental results are almost the same. एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू आई है वो ग्राम्स लॉ से भी आ रही है. इट शोज कि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हमें करेक्ट वैल्यूज देता है. और ये जो रेट हमारे पास 1.5 आया है, इट शोज इट्स rate of diffusion and effusion of these two gases with respect to one another. Now we have a numerical. Now it says that determine the relative rates of diffusion of equal volumes of hydrogen and carbon dioxide under the same conditions of temperature and pressure. अगर आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर वॉल्यूम्स हो, एक जितनी वॉल्यूम हो और कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की भी सेम हो, तो उनके एक दूसरे के हवाले से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा. तो इस न्यूमेरिकल भी हम ग्राम्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे. ग्राम्स लॉ तो हमारे पास दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने कैसे लिख दिया, रेट ऑफ हाइड्रोजन divided by rate of carbon dioxide is equal to molar mass of carbon dioxide divided by molar mass of hydrogen. अब यहाँ पर हम इनके मोलर masses के वैल्यूज पुट कर देंगे. इसके लिए मोलर मास निकालना ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होगा that will be 12 plus 2 into 16. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 44 आएगा. 12 जो है वो एटॉमिक मास है कार्बन का और 16 जो है वो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का. लेकिन चूंकि हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास 1 है, लेकिन H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो इसका मोलर मास जो है वो 2 होगा. यहाँ पर 44 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 22 ज़ा 44, तो ये आ जाएगा आपके पास. और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 4.7. और इसको फिर हम दूसरे साइड पे लेके आएंगे तो ये 4.7 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा RCO2. तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई. दिस शोज दैट द रेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल diffuses 4.7 times faster than कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है. और ऑलरेडी आपको मैथ्स से जो है ये मालूम कर सकते हैं कि चूँकि मैथ्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो चीज़ हल्की होगी वो तेज़ चलेगी और जो चीज़ भारी होगी वो स्लोली चलेगी. तो हाइड्रोजन का मास चूँकि कम है, वो हल्का फुल्का है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, वो तेज़ी से डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ होगा. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी है तो उसका डिफ्यूजन जो है वो स्लोली होगी.